नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम 24 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? उन्हें कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा, उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, यह भी कथन एकदम सत्य है। इंग्लैंड में वह ब्रिटिश लेबर पार्टी के सदस्य भी थे, यह भी कथन एकदम सत्य है। साइमन गो बैक जो आंदोलन था उसमें वह मुख्य रूप से भाग लिए थे, उसमें उनको लाठियां भी लग गई थी, जिसकी वजह से वह वीरगति को प्राप्त हुए। तो आज ही के दिन, यह द हिंदू में आई हुई खबर है, तो यहाँ पर यह ट्रायल ऑफ लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय की सुनवाई हुई थी और इनसे संबंधित यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। और साथ साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि इन्हें पंजाब केसरी 1865 में फिरोजपुर यानी पंजाब में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता राधा कृष्ण आजाद फारसी उर्दू के महान विद्वान थे। माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थी और इन्होंने हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत भी की थी। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से संबोधित करते थे लोग, और यह गरम दल के नेता थे। 1905 में यह जाकर के बालपाल लाल यानी बालपाल लाल, बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, तो इस तरह से लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन मन और धन से सेवा की थी, जबकि उस समय ब्रिटिश सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। 1917 में वे अमेरिका पहुंच गए, जहां न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना भी की थी और 1920 को वापस लौटे। उन्हें कोलकाता में कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया था। तो इस तरह से गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा, तो पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी भी बनाई थी। और 1928 में साइमन कमीशन आया था, तो उसका वह विरोध कर रहे थे और वह नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें वह अंग्रेजों का सामना करते हुए उनको लाठी लग गई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिर लाला लाजपत राय, या जिन्हें लालजी भी कहा जाता है, गरम दल के नेता थे। उन्हें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव व वीर क्रांतिकारी अपना आदर्श मानते थे। जब लोगों को पता चला कि अंग्रेजों ने बेरहमी से पीट कर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी है, तो गर्म दल के नेता उत्तेजित हो उठे और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली मार दी गई। बाद में सैंडर्स की हत्या के मामले में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे मान्यम विद्रोह के उदय को रोकने के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो ऑगस्टस अबॉट, थॉमस एडम्स, टीजी रदरफोर्ड या रॉबर्ट होप। तो इसमें उत्तर होगा सी। तो यह ध्यान रखेंगे, इसे रंपा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है। राजमौली, इनका नाम सुना होगा। तो निर्देशक एस राजमौली की अगली जो ड्रामा फिल्म है रौद्रम रणम रुधिरम रिलीज होने के लिए तैयार है, तो इसको ट्रिपल आर नाम दिया गया है। तो यह 1920 के दशक की पृष्ठभूमि पर निर्मित ट्रिपल आर फिल्म को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर यह आधारित है। तो रंपा विद्रोह 1922 का रंपा विद्रोह, जिसे मान्यम विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, तो ब्रिटिश भारत के अधीन मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी शाखा में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह आदिवासी विद्रोह शुरू किया गया था। और यह विद्रोह अगस्त 1922 में शुरू हुआ और 1924 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया पेड़ से बांध करके, और फिर बाद में जो है एक दस्ते के द्वारा गोली से इनको मार दिया गया। 1922 में भारत
भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू ने मद्रास वन अधिनियम 1882 को लागू किए जाने पर ब्रिटिश राज के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस अधिनियम के लागू होने की वजह से आदिवासी समुदाय पारंपरिक पोडू कृषि पद्धति, तो यह स्थानांतरणशील खेती होती है आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली, जिसे उत्तर पूर्व में झूम खेती कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं, जिसे राजस्थान में वालरा कहते हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरणशील खेतियों के नाम आपने सुना होगा, श्रीलंका में चेना कहते हैं, इसी तरह से मलेशिया में लादांग कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं, मैक्सिको में कुनुको कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, वह भूगोल का विषय है। तो इस तरह से इस सशस्त्र संघ का अंत 1924 में हुआ, जिसमें सीताराम राजू को ब्रिटिश सिपाहियों के पकड़कर उन्हें पेड़ से बांध दिया और फायरिंग दस्ते द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। और यही कारण है इनको मान्यम वीरुडू या जंगल के नायक की उपाधि दी गई। और कोमाराम भीम, यह भी जो है इनका जन्म तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में गोंड समुदाय में हुआ था। तो युवा अवस्था में ही कोमाराम जेल से भागकर असम के एक चाय बागान में काम करने चले गए। यहाँ उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में जारी विद्रोह के बारे में सुना और अपनी गोंड जनजाति की रक्षा हेतु विद्रोह में कूद पड़े। तो यह महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचारों में रही प्रलय क्या है? तो स्वदेश में विकसित दूसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, या हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज जिसे बीवीआर मिसाइल है, या सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह कथन एकदम सत्य है, अतः आंसर सी होगा। तो यह पीआईबी में आई हुई खबर है कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित पारंपरिक सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल प्रलय का दूसरा उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो इस तरह से रक्षा अनुसंधान ने 23 दिसंबर 2021 को कहां? उड़ीसा के तट पर। और उड़ीसा कहां है? यहां पर है। तो उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, तो यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। इसे पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर इसका परीक्षण किया गया। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित एक प्रमुख विश्लेषणात्मक परीक्षण और अनुसंधान संगठन है। यह कथन एकदम सत्य है। यह देश की एकमात्र प्रयोगशाला है जो मानव खेल के डोप परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। यह भी कथन एकदम सत्य, अतः आंसर सी होगा। और यह भी पीआईबी में आई हुई खबर है कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की पुनः मान्यता प्राप्त की। इसको 2019 में निलंबित कर दिया गया था। सितंबर 2018 में प्रयोगशाला के ऑन साइट मूल्यांकन के दौरान पाए गए अनुपालनों के आधार पर एनडीटीएल की WADA की मान्यता को 2019 में निरस्त कर दिया गया था। तो इस तरह से केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मान्यता की बहाली से खेल में उत्कृष्टता के उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा मिला है। WADA अपनी ओर से प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के नवीनतम संस्करण WADA तकनीकी दस्तावेज 2021 के अनुसार NDTL की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के पूरे तौर पर अनुपालक को लेकर निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर रहा है। तो इस तरह से ऐसी प्रयोगशालाएं देश में बड़ी जनसंख्या और खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अधिक संख्या में नमूनों के परीक्षण की क्षमता को मजबूत करेंगी। इससे देश में खेल आयोजनों की मेजबानी करने में भी सुविधा मिलेगी। तो 17 दिसंबर 2021 को संसद में पेश किए गए राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक 2021 भारत के खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक और कदम है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर, जो कि 2017 में आया हुआ है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद का गठन भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती। ये भी कथन एकदम सत्य, आता आंसर सी होगा। तो इस तरह से यह गुणवत्ता परिषद, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसमें भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व 3 प्रमुख उद्योग संघ जैसे एसोचैम, CII और फिक्की द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। तियानानमेन
चौक विरोध प्रदर्शन। यह हांगकांग लूजेज ए सिंबल ऑफ इट्स फ्रीडम, यानी हांगकांग ने खो दिया अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक। तो हांगकांग के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ने बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में बनाई गई प्रतिमा को हटा दिया है। प्रतिमा को नष्ट करने के लिए रात भर ऑपरेशन चला। करीब 8 मीटर ऊंची यह प्रतिमा यूनिवर्सिटी कैंपस में 1997 से थी। इसे पिलर ऑफ द शेम के नाम से जाना जाता था। 1997 में ही ब्रिटिश उपनिवेश से हांगकांग को चीन को सौंप दिया गया था। तो द पिलर ऑफ शेम को जून 1989 में तियानमेन स्क्वायर में चीन की कार्रवाई के पीड़ितों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में डेनिश कलाकार जेम्स गैल्सचियोड द्वारा इसे बनाया गया था। तो यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने प्रतिमा को कोई देख न सके, इसके लिए छत तक की चादरों और प्लास्टिक सीट का इस्तेमाल हुआ है। रात भर ड्रिलिंग की आवाजें यहां पर सुनी जा सकती थी। इस प्रतिमा में 50 पीड़ित चेहरे थे, इन्हें एक दूसरे पर ढेर करके बनाया गया था। तो यह 1989 में तियानमेन स्क्वायर में चीनी सैनिकों को गोली से मारे गए प्रदर्शनकारियों के प्रतीक थे। तो इस तरह से हांगकांग में इस प्रतिमा की उपस्थिति चीन की अपेक्षा हांगकांग की स्वतंत्रता का एक ज्वलंत उदाहरण थी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1989 में ऐसा क्या हुआ था। तो इसमें 10 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी आज़ादी की मांग को लेकर थियानमेन चौक पर इकट्ठा हुए थे। तो चीन के वामपंथी शासन के इतिहास में इसे सबसे बड़ी राजनीतिक प्रदर्शन माना जा रहा था, जो कि 6 सप्ताह तक चला। तो यह प्रदर्शन फैलते हुए शहरों और विश्वविद्यालय तक पहुंच गया और प्रदर्शनकारी कथित तानाशाही को समाप्त करने, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। वहीं कुछ की शिकायत बढ़ती महंगाई, कुछ तनख्वाहों और घरों को लेकर थी। तो 3 जून की रात टैंकों के साथ सुरक्षा बल थियानमेन चौक पहुंचे और वहां मौजूद लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिनमें कई निहत्थे लोग मारे गए और घायल हुए। तो यह घटना थी, उसी की याद में यह बनाया गया था, जो कि हटा दिया गया है और फिर से इस तरह से कह सकते हैं तनाव बढ़ गया है। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।